साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मानवर साहब का श्रम। साथियों, जिस तरीके से अभी 2024 आम चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके बाद बसपा का जो वोट बैंक था, और मैं खासकर बात करूं हरियाणा की, हरियाणा का वोट बैंक 4.5% से घटकर 1% बच गया है। और जब हरियाणा के बसपा कार्यकर्ता नेताओं से सवाल करते हैं, तो आज मैंने एक पोस्ट देखी, एक जिला अध्यक्ष की पोस्ट देखी। उस पोस्ट में लिखा गया है कि अगर किसी से भी कोई सवाल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरीके के माध्यम से, वैसे तो ये फ़ोन उठाते ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है किसी कार्यकर्ता से, तो ये एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन नेताओं से जो इलेक्शन के समय जिनको 42 स्टार प्रचारक हरियाणा में लगाए गए, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, उन्होंने कितनी मीटिंगें प्रदेश के नेताओं के लिए या लोकसभा में की हैं? जवाब नहीं होगा उनके पास। और अब जब लोग सवाल कर रहे हैं कि बसपा वोट बैंक खिसक रहा है, बसपा समाप्त हो रही है, इस तरीके जब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं, तो उन पर मुकदमे दर्ज करने की बात ये लोग कर रहे हैं। साथियों, ये बड़ा ही दुख का विषय है। कल प्रदेश की मीटिंग बुलाई गई और प्रदेश की मीटिंग में केवल और केवल जिला के अध्यक्ष को बुलाया गया, उसके अलावा किसी को नहीं बुलाया गया। इससे ये साबित होता है कि बसपा के जो लीडर हैं, बसपा के जो नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। और हरियाणा में 2-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद विधानसभा इलेक्शन है, उसकी तैयारी इनके पास कुछ नहीं है। कल प्रभारी कह रहे हैं, जो स्टेट के प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी जिनको कहा गया, वो बता रहे हैं कि हरियाणा में अभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं लगाए जाएंगे, बूथ कमेटियां दोबारा से बढ़ाई जाएंगी, खाली जो पद हैं उनको भरा जाएगा। साथियों, 6 महीने हमारे पास, जब 5 साल तक हमारे पास बूथ की कमेटियां नहीं बनती, और अब ये 2 महीने में बूथ की कमेटियां बनाने का काम करेंगे। 2024 के इलेक्शन आम चुनाव से पहले प्रदेश के नेता केवल और केवल इसी बात में लगे रहे, कहीं ना कहीं किसी से गठबंधन हो जाए, गठबंधन की बात हो जाए, उसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर इनसे सवाल करो तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। इनसे कोई पूछे कि भाई हमारे यहाँ प्रत्याशी ने कोई सामग्री नहीं भेजी, कोई मीटिंगें नहीं हुई, तो ये एफआईआर दर्ज कार्यकर्ता पे करवाएंगे। कब तक होता रहेगा ऐसा? मैं कहता हूं भाई, जिसने भी ये पोस्ट डाली, मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूं, उससे मैं कहना चाहता हूं, अजय भंबेवा उसके खिलाफ लिख रहा है, सवाल पूछ रहा है। जिसको भी लगे भाई मुकदमा दर्ज करवाना, तो मैं लाइव आया हुआ हूं, मेरे ऊपर मुकदमा बेइज्जत करवाएं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या हम सवाल बीजेपी के लोगों से करें कि बीएसपी क्यों हार गई? क्या सवाल हम कांग्रेस से करें, भाई बीएसपी क्यों हार गई? कार्यकर्ता जब सवाल नेताओं से करता है, अपने नेताओं से करता है, जिनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि हरियाणा में भी कभी हमारा एक आधा सांसद बने, हमारी विधायक बने, हमारी सरकार बने, हमारे लोगों का जो शोषण हो रहा है उससे बचें, तो ये सवाल करते हैं कि आप कितनी मीटिंग किए हुए हो। सवाल करते हैं कि आप काम क्यों नहीं करते, आप पदों पे क्यों नहीं आते, इस तरीके की सवाल करते हैं। और कल तो जो हुआ, मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों से, जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में गए थे, उनसे पूछा, तो ये इन्होंने कहा कि भाई जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वो पार्टी के तो हैं ही नहीं, वो तो कांग्रेस के लोग हैं, वो तो बीजेपी के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रभारी साहब से, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, रणधीर सिंह बेनीवाल, उसने हरियाणा के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जब हरियाणा के प्रभारी हैं वो, तो उन्होंने कितनी मीटिंगें किस प्रत्याशी के समर्थन में की?
क्या 42 स्टार प्रचारक जो हरियाणा से दिए गए थे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के द्वारा, जिनके नाम दिए गए थे, चुनाव आयोग को नाम दिए गए थे, उन लोगों ने कितनी मीटिंगें प्रदेश के प्रत्याशियों के लिए लगाई? कितनी मीटिंगें उन्होंने गांव गांव जाके लगाई? कितनी धरने प्रदर्शन उन लोगों ने किए? भाई आप सवाल करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी, आप ध्यान रखना। आप आपने सवाल अगर ये पूछना है कि बीएसपी का वोट बैंक क्यों गिरा, बीएसपी की सत्ता क्यों नहीं आई, तो ये सवाल आपको कांग्रेस के लोगों से करना होगा, यह सवाल बीजेपी के लोगों से करना होगा। इन नेताओं से पूछोगे, भाई इनको तो बस केवल और केवल आप हर महीने मेंटेनेंस की बात होती है मीटिंगों में। प्रदेश की जितनी भी मीटिंग हुई है, मेंटेनेंस से अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल एक गुण गाते हैं, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में ये किया, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में ये किया। हाँ, बहन जी ने काम किया है 2007 से 12 तक। क्या हम बार बार उसी को गाते रहेंगे? आपको उससे आगे निकलना होगा, लेकिन उससे आगे निकलने की तो बात ही नहीं कोई करता। नीडर भाई कह रहे हैं बेनीवाल पागल होगा, उसको हटा देना चाहिए। मैं साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर हम जैसे कार्यकर्ता उनसे फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं भाई। जब मैंने पूछा गया कि अभी नया हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है, और मैंने प्रभारी जी से फ़ोन किया कि भाई नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसे कैसे लगा दिया कि कोई मीटिंग नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई समीक्षा नहीं, कोई बात नहीं, तो बेनीवाल ने सीधा फ़ोन कर ये कह के काट दिया कि ये सवाल हरियाणा वाले बहन जी से जाके पूछें। तो भैया जब बहन जी से ही सवाल पूछने हैं तो आपको लगाया क्यों गया है? शैलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई। मैं कहना चाहता हूं बसपा खत्म नहीं हुई है। बसपा एक आंदोलन है, बसपा एक मूवमेंट है जिसको महापुरुषों ने समय समय पर सींचते रहे हैं। उसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती आज चला रही है। केवल और केवल जहां तक जब तक देखा है, मैंने पूरे देश में मैं घूमा हूँ, कई इलेक्शन मैंने देखे हैं। मैं अभी नवंबर दिसंबर में जब राजस्थान का चुनाव था तो मैं राजस्थान में भी गया था, वहां भी मैंने देखा है। ये जो खराब माहौल किया गया है, ये प्रभारियों के द्वारा किया गया है, स्टेट की लीडरशिप के द्वारा किया गया है, जो केवल और केवल प्रभारियों की चमची मारने पर लगे हुए हैं। उन लोगों ने इस माहौल को खराब किया गया है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि बसपा कमजोर हुई है। बसपा में हरियाणा के में कितनी मीटिंगें हुई है आप सब देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता लग जाएगा कि इन लोगों ने कितनी मीटिंगें की हैं। मेरी सोनीपत लोकसभा पड़ती है और सोनीपत लोकसभा में हमारे जींद जिला हमारा पड़ता है। जींद में 3 विधानसभाएं आती हैं और प्रत्याशी सफीदो विधानसभा की अगर मैं बात करूं, जुलाना विधानसभा की मैं बात करूं या जींद विधानसभा की मैं बात करूं, तो केवल और केवल प्रत्याशी ने केवल और केवल 10 से 15 या 20 मीटिंगें मुश्किल से मेरे हिसाब से की हैं। तो हम इलेक्शन जीतने की बात करते हैं पागलों की तरह। मैंने दूसरों को छोड़िए साथियों, मैंने पागलों की तरह इस हरियाणा के अंदर दीवारों पे लिखे हैं, हाथी छापे हैं कि मिशन 2024, मिशन 2024, मिशन 2024। बसपा लिखेगी नया अध्याय, सबको शिक्षा, सबको न्याय। इस तरीके के अनेकों हमने स्लोगन लिखे हैं पागलों की तरह, लेकिन इनको तो ये हजम नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, अक्टूबर नवंबर की, जब अक्टूबर की मैं बात बताऊं तो जब मैं यमुनानगर में गया तो वहाँ जब मैंने वॉल पेंटिंग स्टार्ट की तो वहाँ हमारे एक सम्मानित साथी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में वॉल पेंटिंग करो अजय भाई, आ जाओ आप। मैंने कहा डॉक्टर साहब समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी उम्मीद हमसे लगाई है तो मैं आऊँगा। और वहाँ जब मैंने वॉल पेंटिंग स्टार्ट की तो प्रभारी कह रहा है कि भाई ये वॉल पेंटिंग बंद करो, ये वॉल पेंटिंग बंद करो, या हमारा नाम लिखो या पार्टी का नाम लिखो, किसी व्यक्ति का नाम मत लिखो। अगर आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में या अपनी विधानसभा में अपने नाम से वॉल पेंटिंग भी करवा रहे हो, उससे भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है, कहीं ये हमारे ऊपर नेता ना बन जाए।
आज सच्चाई बोलने वाले लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से बसपा कमजोर हो रही है। कल हरियाणा की जो मीटिंग करनाल के अंबेडकर भवन में हुई, उस मीटिंग में केवल और केवल किसी आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा कि प्रभारी जी से आपने कितनी मीटिंगें की, ये बसपा के हालात इतने खराब क्यों हुए, रोहतक का प्रत्याशी क्यों भाग गया, या दूसरे प्रत्याशियों ने प्रचार क्यों नहीं किया। पूरे हरियाणा के लोग एक ही लोकसभा को देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई करनाल की लोकसभा पे हमारा बहुत मजबूत प्रत्याशी है। उसके अलावा कहाँ थे हमारे लोग? 9 लोकसभाएं तो इसका मतलब 0 थी। पहले इन्होंने मान लिया कि हमारी और सारी लोकसभाएं 0 है। भाई मीटिंगों में सवाल नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यही है। हम एक दूसरे के पिछलुग्गू हो गए, इसलिए इसका मुख्य कारण यही है। भाई इतना माहौल जो खराब हुआ है वो केवल और केवल प्रभारियों की वजह से हुआ है। और जब हमने सवाल किए इन लोगों से, तो सवाल सोशल मीडिया पे जो लोग पूछ रहे हैं वो हर मीटिंग में आते होंगे मेरे हिसाब से। मैं जहाँ भी मीटिंगों में गया हूँ मुझे उन लोग मिले हैं। अगर उस लोग सवाल पूछ रहे हैं तो अब उनको FIR का डर दिखाकर उनको चुप किया जा रहा है। मीटिंगों में सवाल नहीं करोगे तो सवाल किससे करे भाई? कोई साथी अगर कोई सुन रहा है, कोई नेता सुन रहा है तो ये बताएं कि हम सवाल कांग्रेस के लोगों से पूछे या बीजेपी के लोगों से पूछे कि बीएसपी क्यों हार रही है, कंटिन्यू इलेक्शन हार रही है। इलेक्शन हारो छोड़ो, आप वोट बैंक भी खिसक रहा है। कब तक भाई ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, जो कैथल के जिलाध्यक्ष ने आज पोस्ट डाली है, सुबह ही मैंने देखी, 1-1.5 घंटे पहले वो पोस्ट डली है। और उस दलबीर भान जब जिलाध्यक्ष नहीं थे ना ये, तो ये किसी भी मीटिंग में नहीं जाते थे। एक सिंगल मीटिंग में भी ये नहीं जाते थे जब ये जिलाध्यक्ष नहीं थे। जिलाध्यक्ष से इनको हटा दिया गया। अब दोबारा जिलाध्यक्ष लगाया गया है तो ये दूसरों का सर्टिफिकेट बांध रहे हैं कि ये दलाल है, ये फलाने का आदमी है, ये फलाने के कहने पे पोस्ट डाल रहा है, ये फलाने के कहने पे पोस्ट डाल रहा है। ऐसा नहीं है। और इन्होंने लिखा जो बीएसपी के खिलाफ फेसबुक व व्हाट्सएप पर गलत टिप्पणी व बगैर सबूत के गलत टिप्पणियां गलत लिखेगा, सवाल पूछेगा, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी प्रदेश नेताओं के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूं, जिसमें हिम्मत हो तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। मैं बताऊंगा कि कैसे करवाते हैं मुकदमा दर्ज। मैं बसपा का कार्यकर्ता हूं, रहूंगा और था। ये बिल्कुल निडर भाई, ये बिल्कुल सही बात है। उसी को हटाया गया, उसी को लगाया, उसी के ग्रुप के आदमी को लगाया गया। फिर एक नया प्रदेश अध्यक्ष, नया युवा साथी को दिया। हमने उम्मीद लगाई थी कि वो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो भी प्रभारी के साथ रहा। जैसे प्रभारी ने कहा वैसे ही उसने काम किया। अब नया प्रदेश अध्यक्ष लगाया, जिसको पूरे हरियाणा तो छोड़िए, उसको 2 या 3 जिलों में भी कोई जानता होगा तो हम मान जाएंगे कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं से उठाता है प्रभारी, जिसको जी करता है उसको लगा लेते हैं, जिसको जी करता है उसको हटा देते हैं। जो उनको हाजी करेगा उनको पदों पे लगा दिया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में जब हम फोन करते हैं, पूछते हैं भाई मीटिंग कब है, तो जवाब देते हैं नहीं, कोई मीटिंग नहीं है। और कल मीटिंग थी। परसों मैंने सवाल किया प्रदेश के कार्यालय में फोन करके, बोला अजय भाई कोई मीटिंग ही नहीं है, हमें तो पता नहीं है। और कल मीटिंग थी। भाई कब तक चुप बैठे रहोगे? या सोशल मीडिया पे ही लिखते रहोगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया? अब जमीन पे उतर के इन लोगों से सवाल करने होंगे, इनके आमने सामने बैठ के, क्योंकि ये वैसे तो फोन उठाते नहीं, उठाने की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को।
क्योंकि इनका काम चल रहा है, इनकी गाड़ी का तेल चल रहा है, इन्हें दूसरों से कोई दिक्कत, दूसरों से क्या लेना देना, इनकी गाड़ी चल रही है। 10 लोगों को बुलाएंगे, फोटो उतारेंगे, मीटिंग करेंगे, समीक्षा हो गई, बीबीएफ के कार्यकर्ता लगाने हैं, हमने विधानसभा अध्यक्ष लगाने हैं। 20 दिन पास, 2 महीने पास ये कहेंगे कि ये फलाना विधानसभा अध्यक्ष तो सवाल कर रहा है, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। कैडर के लोग कहाँ हैं? हरियाणा में मैंने आज तक भी बीएसपी के लीडरों द्वारा एक भी कैडर नहीं देखा, या बीएसपी के विधानसभा के लोगों के लिए कैडर तैयार नहीं किया गया। माने और शाह काशीराम के जाने के बाद, 2007 के बाद, सत्ता आने के बाद कितने उत्तर प्रदेश के प्रभारियों ने हरियाणा में आगे रिजल्ट दिया? कोई है ही नहीं। इनकी गाड़ियों में तेल डलवाना पड़ेगा, बस इनकी गाड़ियां चलनी चाहिए। आप सवाल नहीं करोगे, सवाल करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी भाई। नीडर भाई पूछ रहे हैं इनका इलाज क्या होगा? इलाज तो यह है भाई, युवाओं को उठना होगा, युवाओं को जागना होगा, और युवाओं को खुद आगे आके इनसे अलग पैटर्न पे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और हरियाणा जैसे स्टेटों में, छोटी स्टेटों में, वहां पर 400-500 लड़कों का एक टीम बनानी होगी जो विधानसभाओं में काम भी करेंगी और जिलों में भी काम करेंगी। और जब ये प्रभारी और ये नेता अपनी मनमानी करें, अपनी मनमानी से टिकटें दें, किसी से पूछे नहीं, किसी कार्यकर्ता से पूछे नहीं, तो इनसे सवाल करने के लिए वो 500 लोग भी तैयार हों, क्योंकि उन लोगों ने काम किया होगा। तब ये सुधरेंगे भाई। कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। बहन जी से आप सवाल कर नहीं सकते, वहां जाते ही तो आपको कार्यालय में जाने से पहले आपको फोन करवाना पड़ेगा प्रभारी का कि हरियाणा से आया है, दिल्ली से आया है, राजस्थान से आया, इसको अंदर जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। प्रभारी का आदमी होगा तो यस हो जाएगी, नहीं तो आपको तो कोई पूछेगा नहीं। कार्यालय पर आप धरने लगाओगे, दिल्ली कार्यालय पे लखनऊ कार्यालय पर अगर आप धरने लगाओगे तो आपको डंडे मार कर दबा दिया जाएगा। कैसे? ये साहब काशीराम का आंदोलन है साथियों, ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी प्रभारी का आंदोलन नहीं। कोई भी आए हमें थोप दिया जाए हमारे ऊपर और उसको हम चलता मान लें, और वो जब इलेक्शन का जब रिजल्ट आता, जब उसको हटा के दूसरे को लगा दिया जाता है। ऐसा तो मेरे हिसाब से आगे भविष्य में ऐसा होता है तो मैं तो मानता हूं हरियाणा का वोट बैंक 1.5% आया हुआ है। और अब विधानसभा अध्यक्ष, नए विधानसभा अध्यक्ष या बीवीएफ की बूथ कमेटियां बनाएंगे लोग, जिला अध्यक्ष अगर ये काम करेंगे तो मेरे हिसाब से इलेक्शन हो जाएगा। और हमने तो 29 की तैयारी करनी चाहिए, हरियाणा के लोगों को तो 29 की तैयारी करनी चाहिए। 24 में हमें पता है क्या है, हमारे पास सबको पता है। लेकिन अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगेंगे कि विधानसभा में हम 10 सीट जीत रहे हैं, हम विधानसभा में 15 सीट जीत रहे हैं, हम विधानसभा में 18 सीट जीत रहे हैं। पहले के जब अध्यक्ष से मैंने बात की, जब यहाँ पे राजवीर सोरखी को प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया, हमने उससे बातें की, बहुत सारे बार मैं उससे स्पेशल मिलने के लिए गया कि अध्यक्ष साहब हमारे पास हरियाणा में 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ बसपा मजबूत है, जहां बसपा ने समय समय पर वहां रिजल्ट दिया है, वोट बैंक दिया है, कि उन सीटों पे न्यूट्रल कीजिए 50-100 लड़कों को, और हम लोकसभा को हम छोड़ के एक तरफ रखें। तो हरियाणा की 10 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां बसपा जीत सकती थी। अब नहीं, क्योंकि अब तो हमारे पास तो सवाल करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी। अपनी मर्जी से काम करोगे, जब भी एफआईआर दर्ज होगी कि ये पार्टी के लोग नहीं है, इनकी मीटिंगें मत करवाओ। भाई साहब मैं नहीं डरता, एफआईआर दर्ज करवाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पे एफआईआर दर्ज करवाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो चाहता हूं करवाएं, मैंने भी सवाल किए हैं,
मेरी सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट लेके एफआईआर दर्ज करवाओ। मैं तो चाहता हूं भाई, पता तो लगे, एफआईआर दर्ज करवाने वाले को पता तो लगे कि किसके साथ भिड़े हो आप बहुजन समाज पार्टी के वफादार कार्यकर्ता से लड़े हो, किसी और को डराते होगे कि एफआईआर दर्ज करवा देंगे। हम नहीं डरते भाई, हमने काम किया है जमीन पे जाके, हमने मीटिंगें भी की हैं, हमने देश में हाथी छापे हैं। 1 लाख से ज्यादा वॉल पेंटिंग मैंने देश के अलग अलग कोनों में जाके की है, और हरियाणा का कोई एक क्षेत्र बचा होगा जहां मैंने वॉल पेंटिंग नहीं की। धूप नहीं देखी, रात नहीं देखी, हमने 2-2, 3-3 बजे तक उन साथियों ने जो साथ दिया, मैं उन साथियों का आभारी रहूंगा जिन्होंने रात के 2-2 बजे तक मेरे साथ वॉल पेंटिंग की है। और सवाल करते हैं तो एफआईआर दर्ज होगी। हम नहीं डरते भाई। मैं दलवीर भान से सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजय भंबेवा पे एफआईआर दर्ज करवाएं। आपके प्रभारी में दम है तो करवाएं। जब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर वो जुड़े हुए हैं, जब यमुनानगर से मैं वॉल पेंटिंग के लिए बंद करके वहां से आया तो मैंने एक पोस्ट डाली थी और पूरा प्रभारी हिल गया था, क्यों? क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं भाई, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। प्रभारी चाहता है कि हमारे नीचे आके काम करें, हम जैसा कहे वैसा काम करें, तो ऐसा संभव नहीं है भाई, ये काम करते नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, लोग अब कहां गए और जुड़ क्यों नहीं रहे, जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई एफआईआर दर्ज करवा देंगे। कितनी मीटिंगें की हैं? जमीन पे जाके प्रदेश की जो हर महीने जो मीटिंग होती है, समीक्षा मीटिंग होती है, उसके अलावा प्रभारी ने कितनी मीटिंगें प्रदेश में, गांव में जाके या किसी क्षेत्र में जाके की हो, किसी शहर में की हो। रोहतक को छोड़कर आप ये बता दो हमें कितनी मीटिंगें आप लोगों ने की हैं। आओ प्रदेश कार्यालय में सभी को बुला लिया जाता है। पलवल के यहाँ से 300 किलोमीटर दूर के लोगों को रोहतक में आना पड़ेगा हर महीने, आपको मेंटेनेंस जमा करवाना होगा। क्या हरियाणा के लोग, हरियाणा के कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्ता यही काम करते रहेंगे, मीटिंगें ना करे कोई? हरियाणा के विधानसभा अध्यक्षों की तो बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी लगा दी, भाई 5,000 रुपये देने हैं आपने। वो बेचारा 5,000 लाएगा या घर का काम चलाएगा या आप लोगों से ये कहेगा कि बीएसपी के लिए तैयार हो, बीएसपी हमारी पार्टी है, या उनको कैडर देगा, तो उसका तो पूरा महीना तो पैसे इकट्ठा करने में निकल जाता है। तो मीटिंग कहां से लगाएगा? अगर चलो मीटिंग भी लगा ली तो वो साथी ये बताओ अपना घर कैसे चलाएगा? प्रभारियों की तो गाड़ी चल रही है, अध्यक्षों की गाड़ी चल रही है। जब तक इस तरीके का जो ये षड्यंत्र चलता रहेगा पार्टी के अंदर, ये प्रभारियों का दबदबा चलता रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष को फुल फ्लैग काम किया करने नहीं देते ये लोग। प्रदेश अध्यक्ष तो प्रभारी जैसा कहेगा वैसे करेगा, क्योंकि उसका पद चला जाएगा, और पद चला जाएगा तो उसकी नेतागिरी चली जाएगी। जब हमने 2022 इलेक्शन की बात करूं तो हमने हरियाणा के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो उत्तर प्रदेश के लोग यहां काम करने के लिए आए हुए, उन लोगों को वहां भेजने की व्यवस्था की जाए। यहां के लीडरों से बात की जाए कि भाई बसपा के कार्यकर्ता जो हैं, वोटर हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करने के लिए हरियाणा में आए हुए, क्षेत्र में आए हुए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जाए प्रदेश के लोगों के द्वारा कि वो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को वोट डलवाई जाए। तो अध्यक्ष और प्रभारियों का ये कहना था, अरे वो अपने आप चले जाएंगे जिसको वोट डालना, वहां तो हमारी सरकार बन रही है। भाई धन्यवाद, 2-3 प्रभारी मेरे अभी इस 2024 के इलेक्शन से पहले 2-3 प्रभारी हट गए। सभी ने बहुत अच्छा काम किया, रिजल्ट भी दिया,
जिसका जिसका आप सामने देख रहे हैं रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। इससे तो अच्छा रिजल्ट कभी आता ही नहीं। और हरियाणा में तो खासकर हरियाणा 2009 में यहाँ पर सरदार मान सिंह मनेड़ा 2007 के अंदर यहाँ आए प्रभारी लग के। मैंने जहां तक लोगों के बीच में जाके लोगों ने बताया कि मान सिंह मनेड़ा ने काम किया था, वो हर वर्कर से मिलते थे, वर्कर गांव-गांव जाके मीटिंगें करते थे। विधानसभा अध्यक्ष जो उस समय थे 2007, 9 और 12 के बीच में जो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो ये कहते थे कि मनेड़ा साहब आज मेरे घर पे आए थे, मेरे घर पे खाना खाया, और मीटिंग फोन करते थे स्पेशल विधानसभा अध्यक्ष को, भाई कहाँ है, तेरे विधानसभा में हूँ, यहाँ आओ, मीटिंगें लगाओ, कितने लोग इकट्ठा कर पाए हो, कितने लोग जोड़ पाए हो। क्या इसलिए उसका शोषण हुआ? क्या वो वाल्मीकि था इसलिए? हरियाणा के लोगों ने तो फैला दिया, अरे वाल्मीकि है, वाल्मीकि का राज आ जाएगा, चमारा के ऊपर वाल्मीकि हैवी हो जाएंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं भाई? दूसरों से जातियों की बात कर रहे हैं हम सर्व समाज की बात करने वाले लोग आज जिला अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें, तो हर जगह पर चमार बैठा है। क्यों ना बोले हमें? साहब काशीराम ने इसे चमारों की पार्टी नहीं बनाया, इसे बहुजन बनाया। छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके बहुजन, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, हर जाति वर्ग शोषण जिनका हुआ है, वो किसी भी जाति का आदमी है, उनको इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम ने बनाई। और जब मैं साहब काशीराम की जब किताबें पढ़ते हैं तो साहब काशीराम ने कहा था हरियाणा की बंजर भूमि है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास उनका घर गुजारा चल जाता है अच्छा तरीके से, मजदूरी अच्छी मिलती है, वह ठीक ठाक नौकरियां, घर परिवार ठीक चलते हैं उन लोगों के। उन्होंने राज्य से कोई लेना देना नहीं। अब मैं लोकसभा की बात करूं, कैडर के जो लोग थे उन लोगों ने ही कहा कि भाई बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को, कांग्रेस को हरवाना है। और अब हरियाणा में 24 विधानसभा इलेक्शन आ रहा है 2-3 महीने बाद। अब ये कहना है भाई ओ सीएम तो हुड्डा बन रहा है, वो अब तो बीजेपी को वोट दो। बीएसपी क्या कर रही है? बीएसपी तो उसकी बी टीम है। अब हरियाणा में कांग्रेस की बी टीम हो जाएगी बीएसपी। अब तो हरियाणा में बी टीम हो जाएगी कांग्रेस की बीएसपी। और तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर से निकलना आपके बस की बात नहीं है। आपको आराम चाहिए, आराम से आगे कुछ नहीं है आपके लिए। भोसले भाई जय भीम जय भारत। हमारे साथी जुड़े हुए हैं आजाद चोपड़ा जी, प्रदेश में महासचिव हैं। लेकिन सवाल ये पूछेंगे नहीं, अपना गिनती दिखा देंगे कि भाई मैं 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, कोई जुड़े ना जुड़े उससे कोई मतलब नहीं। यार ये कब तक चलेगा? अब हरियाणा के लोग ये तो बताएं अब किसको हराना है। हरियाणा के लीडर ये तो बताएं, अपने विवेक से वोट डाल दो भाई। प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग की इलेक्शन के समय, अपने विवेक से वोट डालो। हमारा दुश्मन देखो कौन है, छोटा दुश्मन कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है। पहले बड़े दुश्मन को हराओ, उसके बाद दूसरे दुश्मन को देखेंगे। देखते रहो भाई दुश्मन। अभी कभी कांग्रेस हमारी दुश्मन हो जाती है, कभी बीजेपी दुश्मन हो जाती है। बीएसपी से कोई लेना देना नहीं। एनएलओ वगैरह वगैरह जो पार्टी हैं हमारी सारी दुश्मन है। करते रहो एंजॉय, करते रहो। युवाओं का भविष्य खराब, जो पागलों की तरह इस मोमेंट में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता।
बन गई सरकार भाई। अब 29 की तैयारी करेंगे, मिशन 2029 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, लेकिन नहीं करी उन लोगों ने। भाई सीधा टिकट चाहिए, स्टेज चाहिए, स्टेज के अलावा उनके पास और कुछ है नहीं। बिल्कुल नीडर भाई हैं तो दुश्मन ही देखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा नहीं क्या? बस अरे बीजेपी को रोकना है तो सपा को भले वोट दे दो। वही जाटो वोट बैंक था जो ये कहा करता था कि वे सपा समाजवादियों ने जो शोषण हमारे साथ किया हम उनको कभी वोट नहीं देंगे, लेकिन ट्रांसफर हुआ पूरा वोट। ऐसे चलता रहेगा। साहब काशीराम ने कहा था कांग्रेस के लोगों से कि मैं उत्तर प्रदेश में आपको घुटनों से ऊपर नहीं उठने दूंगा, लेकिन आज तो समाज के लोगों ने तो साबित कर दिया, साहब काशीराम को झुठला दिया इन लोगों ने। तो वहां 7 सीट आ गई आज कांग्रेस की, 7 सांसद बन गए उनके। तो इसका मतलब घुटनों पे तो हम आ गए, बहुजन समाज पार्टी घुटनों पे आ गई। यही काम बच गया बस। ईब उधर, ईब उधर, ईब उधर, ईब उधर। आज उसको हराना है, कल उसको हराना, परसों उसको हराना, तरसों उसको हराना, यही चलता रहेगा। तब तक बीएसपी की राष्ट्रीयता चली जाएगी। कुछ लोग तो हमारे समाज के लोग जो बीएसपी के वर्कर कहते हैं अपने आप को, वही कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो गई, अब तो विकल्प आ गया हमारे पास। अरे बीएसपी से बड़ा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हरियाणा के बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब तो चंद्रशेखर उभर रहा है, चंद्रशेखर हरियाणा में ये कर देगा, हरियाणा में वो कर देगा। भाई वही चंद्रशेखर है जिसका भीड़ का हिस्सा हम सब लोग बने थे, आज उसको वहां बैठा दिया। वही आदमी है जो एक सीट के लिए गिड़गिड़ाता है दूसरी पार्टियों के सामने, फिर मीडिया पे आके रोता है। मीडिया ने आपको बहन जी को तो नहीं दिखाया जितनी उसकी खबरें चलाई। आज वहां चंद्रशेखर ने ये कहा, चंद्रशेखर ने वो कहा, बहन जी ने क्या कहा उस पर कोई सवाल, उससे कोई मतलब नहीं है। या किसी लीडर, दूसरे लीडर ने कोई बयान दिया है तो उस पर कोई बात नहीं करेगी मीडिया, क्योंकि इस देश की मनवादी मीडिया जिसको चौथा पिलर कहा गया वो पिलर तो आप ढह चुका है। जो ज्यादा पैसे देगा उनकी खबर दिखाएगी मीडिया, तो जिसकी सत्ता होगी उनके बारे में बताएगी मीडिया। तो भाई मैंने बड़े दुखी मन से आज ये जो लाइव आया हूं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, जो लोग, जो जिला अध्यक्ष या जो प्रभारी या प्रदेश का अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करवाना चाहता तो करवाए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए हरियाणा में वोटिंग होनी चाहिए। प्रदेश के सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर को बुलाना चाहिए कि भाई प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए। मैं तो उसको स्वीकार करूंगा भाई। ये तो है नहीं कि भाई बंद कमरे में बैठे और प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष का फैसला लेगा और लगा दिया और चलो। हर बार यही हो रहा है भाई, इसलिए बीएसपी कमजोर हो रही है। मनचाहे लोगों को लगाते हैं, अपना मन मर्जी के लोगों को कोई पद देते हैं, मन मर्जी के लोगों को काम करवाते हैं। जैसा लगाएंगे प्रदेश का प्रभारी स्टेट में, लेकिन उसके जिम्मेवारी होगी विधानसभा में काम करना। भाई विधानसभा में भी 2 गांव हैं तेरे पास, तीसरे गांव में आप चले गए तो आप पे गाज गिरेगी, आप पे सवाल पूछे जाएंगे अगर आपने तीसरे गांव में तीसरी जगह मीटिंग की। अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है और वहां बीएसपी के नेता चले गए तो उस पर गाज गिरेगी। भाई किससे पूछ के गया तू वहां पे?
भाई जब हमारे समाज पे वो उत्पीड़न ही हो रहा है, इस देश में कहीं महिलाओं पे, कहीं संविधान को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर जब शोषण ही हो रहा है, और फिर उसकी वेट करेंगे भाई प्रभारी जी कहेंगे कि वहां धरने पे जाना भाई। जब वो लोग बोलेंगे जब धरने पे जाना है, जब वो लोग बोलेंगे कि वहां शोषण हो रहा है वहां तब जाना है, तक ये नहीं चल पाएगा भाई, अब नहीं चल पाएगा। बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो चल रहा है। 2018 के अंदर जब जींद में अनिश्चितकालीन एक धरना चलाया गया था, जिसमें हरियाणा के बड़े बड़े जो मुकदमे थे उन पे जब कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने, सरकार ने किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, तो वहाँ के हरियाणा के लोगों ने सोचा कि जींद में जाके धरना लगाया जाए। और जींद के धरने पर जब लगाया गया तो बीएसपी के नेता ये कहते हैं ये तो सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं, यहाँ हमारा क्या लेना देना। जब सारे लोग ही दूसरी पार्टियों के हो गए, सवाल करने वाले ही दूसरी पार्टियों के हो गए, तो भाई आपका कौन है भाई? फिर हमें बता दो आपका वोटर कौन है। वोटर का जब सवाल आएगा तो फिर आपको एफआईआर दर्ज होगी। कैथल के जिला अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे है, आप एफआईआर दर्ज करवाएं। मैं बताऊंगा हरियाणा में हमारी क्या पावर है। आप जैसे दलालों की क्या हिम्मत है कि एफआईआर दर्ज करवा देंगे आप। दो दिन फील्ड में उतरते हैं, इलेक्शन समय आते हैं, पढ़ना डालते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं। उसके अलावा किसी भी जिला अध्यक्ष ने कोई मीटिंग करने से कोई मतलब नहीं, समाज में जाने से कोई मतलब नहीं। कि किसी बुजुर्ग कोई एक्सपायर हो गया, कॉल करते हैं तो ये कहते हैं समय नहीं है हमारे पास। पूछो भाई, इनकी तो कई स्टेटों में सरकार चल रही है, समय तो है ही नहीं इनके पास। ये तो सरकार चला रहे हैं भाई। अपना पेट भरने से अच्छा है साथियों, समाज की इस मूवमेंट को, मानवर साहब का श्राम के इस आंदोलन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद मत करो। आने वाली पीढ़ी को इस मूवमेंट को दो, उसके लिए हमें काम करना होगा। लोग बोलते हैं कि भाई हमारे समय नहीं है भाई, नौकरी ऐसी लग गई। पहले तो रोते हैं हमारे हरियाणा के लोग, हमारे समाज के लोग रोते हैं भाई रोजगार मिल जाए, उसके बाद हम पार्टी मूवमेंट के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। भाई घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, नौकरी लगने के बाद समाज के लिए भी काम करेंगे, बहुत समय होगा, हमारे पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। जब नौकरी लग जाते हैं तो उनको तो भाई समय नहीं मिलता यार, छुट्टी नहीं मिलती है, 1-2 छुट्टी मिलती है महीने में, उसमें हमारे पास समय नहीं होता यार। घर के काम होते हैं, अपने भी काम होते हैं, परिवार के काम, सबकी समस्याएं हैं भाई। समस्या कब नहीं होती भाई? समस्या करोड़पति को भी है और समस्या रोड पे रहने वाले आदमी को भी है। जिसके पास घर है समस्या उसके पास भी है, जिसके पास कोठी है उसके पास भी समस्याएं हैं। क्या साहब काशीराम के पास समस्या नहीं थी? क्या साहब काशीराम के साथ जो लगे कार्यकर्ता, जिन्होंने इस उम्मीद से इस पार्टी मूवमेंट में अपनी जान गंवा दी कि भाई कभी ना कभी हमारा भी राज होगा, हमारी भी सरकार होगी, क्या उनकी समस्या नहीं थी? उनका परिवार नहीं था? था भाई, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ त्यागा। और समाज के लिए जब त्यागा तो आपको इस देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना के दी। और इस 3रे नंबर की पार्टी ने आपके लिए जो किया है शायद आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आप मंदिर बन गया तो आप खुश हो, इस देश में बहन जी ने जो बनाया उससे आप खुश नहीं हो। महापुरुषों के स्मारक बनाए हैं, जिन महापुरुषों के नाम लेने से ये मनुवादी लोग, ये बीजेपी आरएसएस के लोग, ये कांग्रेस के लोग बाबा साहब का नाम लेने से डरते थे।
नाम नहीं लेते थे। आज वही लोग बाबा साहब के संविधान को उठाए, पूरी लोकसभा के इलेक्शन के दौरान ये दिखाते रहे कि बाबा साहब का संविधान कांग्रेस बचाएगी। अगर कांग्रेस इस संविधान को बचा पाती तो मान्यवर साहब काशीराम ने 1998 में कांग्रेस को चेतावनी दी थी। अगर कांग्रेस अगर चाहती कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो तो लागू करती। 60 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है। अरे बाबा साहब के मरणों उपरांत भी कांग्रेस ने तो भारत रत्न तक नहीं दिया बाबा साहब को, और वो कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है। भाई कुछ लोग तो बड़ी खुशी से बोल रहे हैं भाई बीजेपी को हमने रोक दिया, अब बैलेंस ऑफ पावर सरकार में रही है, अब ये संविधान को नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे भाई? सत्ता नहीं है उनकी। क्या आप रोक लोगे? राजस्थान में हर दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या अब उत्तर प्रदेश के लोग रोक लेंगे? गली में चप्पल पहन के भी एंट्री नहीं होने देते। ऐसे ऐसे गांव मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर देखे हैं, हरियाणा के लोगों ने नहीं देखे, क्योंकि हरियाणा में तो ठीक ठाक है उनका सब कुछ। तमाम जितने साथी अभी तक जुड़े हैं, तमाम साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं साथियों बाहर आए, इन लोगों से बाहर आके मीटिंगों में जाके इनसे सवाल पूछें। भाई एफआईआर दर्ज होगी तो हो जाएगी, क्या बात हो गई? करवाने दो भाई उन लोगों को। मैं तो कहना चाहता हूं ये वीडियो उस प्रभारी को भी भेजें जो कल समीक्षा करके चला गया, उस नए अध्यक्ष को भी भेजें जिसको चुपचाप उसने एक दिन लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि हमारा अगला प्रदेश अध्यक्ष ये होगा। ये उन जिला अध्यक्षों को भी भेजें जो ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे आप कुछ लिखोगे, आप कुछ बोलोगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में आप बातचीत करोगे कि भाई बसपा कमजोर क्यों हो रही है, तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। उन लोगों को भेजो ये वीडियो। भाई सवाल तो हम बसपा के लोगों से ही पूछेंगे, बसपा के प्रभारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से ही पूछेंगे, क्योंकि हम बसपा के वोटर हैं। जब मैं 5 साल के अंदर अब लोकसभा की वोट डालने के लिए मैं अपने गांव में गया ना, वहां के साथी पूछ रहे हैं कि बसपा का प्रत्याशी कौन सा है। भाई कैसे पता लगेगा? प्रत्याशी तो कभी गए नहीं। प्रत्याशी छोड़िए, जिला के टीम, विधानसभा की टीम 5 साल के अंदर एक दिन भी मीटिंग करने के लिए गांव में नहीं गई। बड़े सौभाग्य की बात है। ये हालात हैं। बूथ तो छोड़ दीजिए, बूथ लगेंगे या नहीं लगेंगे, बस्ते तक भी विधानसभा में नहीं पहुंचे। बूथ लगने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इनके पास तो बूथ अध्यक्ष हैं, अपने बैठ के कार्यालयों पे, अपने घर पे बना देते हैं कि फलाने गांव में फलाना कार्यकर्ता है, वो गांव में है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, उसका नाम लिख दिया। समीक्षा होती है तो भाई ये हमारे बूथ की कमेटियां होगी, ये हमारी सेक्टर की कमेटियां होगी, ये फलानी कमेटियां होगी, यही चलता रहता है। अगर यही चलाना तो चलाते रहो भाई। अब भी हरियाणा के लोगों के पास समय है, और 10 से 15 सीटें हैं। जो आज लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं बसपा खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, उन लोगों से कहना चाहता हूं 10 सीटें हैं हरियाणा की, जहां बसपा का वोट बैंक बहुत मजबूत है आज भी, लेकिन वहां हमारे नेता नहीं पहुंच पाते। तो हरियाणा के उन युवाओं को जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेनी होगी कि भाई उन 10 सीटों पे हम जाके काम करें, उन सीटों को मजबूत करें, हर दिन 20-20, 30-30, 40-40 मीटिंगें लगाएं, और जो वहां प्रत्याशी लाएंगे तो वहां के लोग लेकर आएंगे।
प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष उनमें उन सीटों पे। ये नहीं है कि कोई भी थोप दिया जाएगा, कोई भी थोपा जाएगा तो फिर रिजल्ट आपके सामने ही होगा, सबके सामने है रिजल्ट। इस रिजल्ट को बदलने का समय आ गया ही हो साथियों। आपसे अपील उम्मीद करूंगा कि आप बाहर निकलकर, सोशल मीडिया से बाहर निकलकर उन 10 से 15 सीटें सबके सामने हैं, उन 10 से 15 सीटें जहां 2019 में भी उन पे अच्छा वोट बैंक हमें मिला है, 2014 में भी अच्छा वोट बैंक मिला है, और 4, 5, 7 सीटें तो ऐसी जहां बसपा ने जीत रखी है समय समय के अनुसार, कभी एक, कभी दो, कभी एक, कभी दो, अलग अलग बदल के आती रहती हैं। उन सीटों पे काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए कुछ युवा तो तैयार हों। बहुत सारे युवा सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन साथियों से मैं अपील करूंगा, उम्मीद करूंगा उन 10 से 15 सीटों पे काम करने के लिए तैयार हों और उन सीटों को मजबूती से इलेक्शन फाइट किया जाए। हरियाणा के बॉर्डर के अंदर दिमाग में अंदर यह आना चाहिए कि हाँ बसपा इलेक्शन फाइट कर रही है, अन्यथा ऐसा ही चलता रहेगा भाई। तमाम जो साथी सोशल मीडिया से जुड़े उन साथियों से मैं अपील करूंगा, आप सोशल मीडिया से बाहर आके जमीन पे काम करना होगा। बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो करना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? करना तो हम लोगों को पड़ेगा भाई। हमें खुद से ठानना होगा कि हमें ये करना है। जुलाना विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है। अगर जींद की मैं बात करूं, जुलाना विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है, सफीदो विधानसभा बहुत मजबूत है, असंध बहुत मजबूत है, यमुनानगर की जगाधरी बहुत मजबूत है, सडोरा मजबूत है। ऐसी ऐसी सीटें हैं। महेंद्रगढ़ में भी हमारे पास मजबूत सीट है। गुड़गांव के अंदर सोना बहुत मजबूत सीट है। फरीदाबाद में हमारी बहुत मजबूत सीट है। लेकिन उस मजबूत सीटों को हमें बातचीत करके उन सीटों पे काम करना चाहिए। कम से कम 4 महीने हमारे 4 महीने बचे नहीं है इलेक्शन के। 3 महीने आप सिमथिंग लगाओ, 3 महीने हमारे पास बचे हैं। और 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरे अगर हमारे पास 50 लड़के हरियाणा के अंदर हैं तो 1 दिन के अंदर हम आधी से ज्यादा विधानसभा 1 दिन के अंदर 1 विधानसभा कवर कर सकते हैं अगर काम करने वाले हों तो। 1 दिन के अंदर 1 विधानसभा क्लियर कर सकते हैं और 10 विधानसभाएं 10 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हैं। और फिर हर विधानसभा पे एक बड़ा कैडर कैंप किया जाना चाहिए। हर गांव में जाकर निमंत्रण देना चाहिए युवाओं को, भाई किसी भी तरीके से 1, 2, 4, 5 आदमी हर गांव से लेके आने हैं और उसको कैडर देकर उसको तैयार करना होगा कि हमें किस तरीके से इलेक्शन जीतना और क्यों जरूरी है हमारे लिए इलेक्शन जीतना। हर काम बहन जी नहीं कर सकती, कुछ काम तो हमें भी करना होगा। और हरियाणा के लोगों की तो मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के प्रदेश के नेता तो ये सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में तो हमारी 15 से 20 सीट 20 सांसद बनेंगे, हमारा काम चल जाएगा। कि हम तो कहते हैं भाई उत्तर हमने अच्छा इलेक्शन लड़ा, बहन जी ने इतनी सीटें जिताई, इतनी सीटें जिताई। कैसे जिताओगे भाई? वहां भी आप जैसे प्रभारी कोऑर्डिनेटर हैं, 20-20 साल से एक कोऑर्डिनेटर एक मंडल पे बैठा है भाई, उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोगों को पता लग गया कि गलत सही क्या है, कौन लोग हमारे लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। उनको आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी दिशा क्या है और आपकी दशा क्या है, और हमें हमारे समाज को किस दिशा और दशा में लेके जाना हो हमारे ऊपर निर्भर करता, न कि दूसरों लोगों पर। आज कांग्रेस संविधान को बचा रही थी, अगले 29 के इलेक्शन में बीजेपी बचाने लग जाएगी। हम क्या करेंगे? हम तो बस वोटर हैं,
एक बार उधर वोट करेंगे, एक बार इधर वोट करेंगे, यही चलता रहेगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों, घर से बाहर निकलकर कुछ अलग काम किया जाए, एक्स्ट्रा काम किया जाए। 3 महीने, और 3 महीने के अंदर हम रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हमारे समाज के लोग इस बात में ना फंसे, इस बहुजन मूवमेंट के लोग इस बात में ना फंसे कि वह अब कांग्रेस को हटाना, बीजेपी को हटाना है, तो वास्तव में हम हरियाणा के अंदर अपनी सरकार में हिस्सेदारी करने के काबिल हो सकते हैं 3 महीने के अंदर। हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस हरियाणा का जो वोट बैंक गिरा है, बसपा का जो वोट बैंक गिरा है, उसको रोकने में कामयाब जरूर होंगे। और विधानसभा में हमारे 2-4 साथियों को भेजने में भी सक्षम हो सकते हैं, अगर हरियाणा के 3 महीने अच्छे तरीके से काम किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अभी बूथ कमेटियां विधानसभा अध्यक्ष लगाने हैं नए, उसके बाद सेक्टर कमेटियां विधानसभा अध्यक्ष ने बनानी है, फिर सेक्टर के लोग बूथ की कमेटियां बनाएंगे। इतना तो समय निकल जाएगा भाई, इतना तो बहुत समय निकल जाएगा। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। हरियाणा के युवाओं से मैं अपील करता हूं कि साथियों, एकजुट हो और हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। जो लोग ये एफआईआर दर्ज, ये वो जो अब डरा रहे हैं लोगों को, डराने दें। क्या एफआईआर दर्ज होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इन लोगों की किरकिरी होगी, एफआईआर दर्ज कराएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। कार्यकर्ता अगर आप हैं और आप पे मुकदमा दर्ज करवाने वाले बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी के प्रभारी अध्यक्ष हैं, तो लोग इन्हीं से सवाल करेंगे कि बता भाई, यह आदमी इतने दिन से काम कर रहा है, जब वोट डाल रहा था या पार्टी के लिए काम कर रहा था, जब तो आपको ये दूसरी पार्टी का नहीं लगा, आज आपने जब इसने आपसे सवाल किया तो ये दूसरी पार्टी का हो गया। लोग सवाल पूछेंगे इन्हीं लोगों से। करवाओ एफआईआर दर्ज, हम कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाए। मैं दलबीर बहान से कहना चाहता हूं, जब भंबेवा लिख रहा है, बोल भी रहा है, एफआईआर दर्ज करवाए, प्रदेश अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करवाए। अगर खून में आप लोगों का पानी, खून का पानी हो चुका है तो फिर वो अलग बात है। अन्यथा साथियों, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दें। ये फोन नहीं उठाएंगे आपका, आप इनसे सवाल करोगे, फोन नहीं उठाएंगे। आपको इनसे डायरेक्ट जाके सवाल करने होंगे। अपना काम धंधा छोड़कर इस मूवमेंट के लिए काम करना होगा। जब आप काम करोगे तो इनकी हिम्मत नहीं है, आपके मुकदमा दर्ज करवा देंगे। आप साथियों ने मुझे सुना, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के हर क्षेत्र में पहुंचाने का काम करें। हम भी तो चाहते हैं मुकदमा दर्ज हो, करवाओ भाई मुकदमा दर्ज। खासकर उस प्रभारी कोऑर्डिनेटरों के पास पहुंचाओ जो कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अरे वो 22 जिला अध्यक्ष कल अपनी सफाई दे रहे थे करनाल मीटिंग में कि हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारा इतना खर्चा हो गया। उन लोगों ने ये, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई कि भाई बीएसपी इतनी कमजोर क्यों हुई, भाई बीएसपी का वोट बैंक इतना क्यों गिरा, भाई हमारे स्टार, हरियाणा के स्टार प्रचारक कहाँ चले गए थे, कितनी उन्होंने जनसभाएं की, कितनी उन्होंने मीटिंग की। इस पे सवाल नहीं करेंगे। केवल और केवल उन्हें पद चाहिए, भाई जिला का पद चला जाएगा सवाल किया तो। आपने प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश प्रभारी से पूछ लिया कि जी हमसे तो पूछा नहीं अध्यक्ष क्यों लगाया गया नया, क्योंकि उसका जिला अध्यक्ष का पद चला जाएगा, उस नेतागिरी चली जाएगी उसकी। अरे नेतागिरी से इतना ही डर लग रहा है
तो नेता बनो तो अच्छे तरीके से नेता बनो। और अच्छे तरीके से नेता तभी बना जाएगा जब आप जमीन पे जाके काम करोगे, लोगों से मिलोगे, गांव गांव गली गली घूमोगे, तब आप नेता बनोगे। और जो हरियाणा के युवा चंद्रशेखर के गुण गा रहे हैं, मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं, भाई इस देश में अनेकों सांसद बने हैं, अनेकों संगठन बने हैं, लेकिन वो संगठन कुछ समय के बाद वो सांसद और संगठन इस तरीके से गुम हो जाते हैं जैसे कोई आया था। दलित पैंथर का नाम शायद ही आजकल के युवाओं जिन्होंने महापुरुषों की बुक पढ़ी है उनको पता हो सकता है। दलित पैंथर महाराष्ट्र में दलित पैंथर बना और ये कहा जाता था कि उससे बड़ा संगठन आज तक नहीं बना, दबे कुचले लोगों का उससे बड़ा संगठन नहीं बना। लेकिन आज दलित पैंथर कहाँ है आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने भी सांसद बनाया भाई, उन्होंने भी दूसरी पार्टियों सपोर्ट करके दूसरी पार्टियों के सांसद बनाए। आज वो सांसद विधायक कहाँ गए कोई नहीं पता। ऐसा ही हालात ये दूसरे संगठन है, इनका भी होने वाला है। 10 से 15 साल या 20 साल अगर कोई जिंदा रहे तो आप देख लेना हालात। अगर बीएसपी चली गई तो आपके पास राष्ट्रीय पार्टी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं मिल पाएगी। अगर बीएसपी की राष्ट्रीयता जाती है ना, तो जो ये बोल रहे हैं कि हमें तो विकल्प मिल गया, चंद्रशेखर अब सांसद बन गया, अब पूरे देश में भीम आर्मी का डंका बजेगा, आजाद समाज पार्टी का डंका बजेगा, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं आपको राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं दे पाएगा। राष्ट्रीय पार्टी केवल और केवल माननीय साहब काशीराम के संघर्षों से, उसके पागलपन की वजह से, उसके जीवन में उन्होंने कहा कि मैं इस देश के बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए पागलों की तरह जो लोग जिन लोगों ने उस महापुरुष के साथ काम किया, उन महापुरुषों को हम नमन करना चाहिए कि आपको राष्ट्रीय पार्टी दे के गए वो लोग। 15 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी आपको दी और 15 साल से पहले का जो संघर्ष आप भूल जाओगे। 1965 से जो माननीय साहब काशीराम ने पंचर लवाने की साइकिल में पंचर लवाने के लिए 2 पैसे नहीं थे साहब के पास, लेकिन साहब काशीराम ने मीटिंग करनी थी समाज में जाके। आज तो गाड़ी घोड़े है भाई हमारे पास, आज क्यों नहीं कर पा रहे। आप साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं साथियों कि आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। हमारा काम नहीं है एक पार्टी को हराना, एक को जिताना, उसको हराना, उसको जिताना। हमें हमारी पार्टी को मजबूत करना होगा। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देश में संविधान बचा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। इस देश में आपके रिजर्वेशन को बचा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, अन्यथा आपको कोई नहीं बचाएगा। सब चाहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो, आपकी भागीदारी खत्म हो। और रिजर्वेशन भीख नहीं है, ये भीख नहीं है, ये समझौता था, बाबा साहब का समझौता था इन मनुवादी लोगों के साथ। पुनः समझौता हुआ था, या तो हमें इस देश में हमारे जितनी हमारी संख्या उसके हिसाब से हमें देश में भागीदारी दो, हर तरीके से, जमीन में, जायदाद में, पैसे में, धन में, सब कुछ में, या हमें रिजर्वेशन दो हमारे लोगों को लड़ने के लिए। और ये भागीदारी आपको केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी सुनिश्चित करवा सकती है, अन्यथा कोई भी आपको सुनिश्चित नहीं करवा पाएगा। साथियों, आप साथियों ने मुझे सुना, मैं आप साथियों से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करने का काम करें। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब काशीराम। साथियों।